लास्ट एपिसोड जो गुजरी है उसमें परिजात को कहा था कि आप पे अटैक होने वाला है, तो उस अटैक में आपका कितना रोल होगा? जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो दुख जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, परिजात पूरे शहर में घूम रहा होता है, तो आप उसे कहते नहीं है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल की हिफाजत कर लें थोड़ी सी? मैं अपनी उम्र के 40 बरस बाइक चलाता रहा हूँ इसी लाहौर में। उन्होंने पासपोर्ट उठा के मेरे मुंह पे मारा था, रिजेक्शन की मोहर लगाई थी। परिजात जो है वो लौट कर अपनी उस जिंदगी में आ जाए जहाँ एक आम आदमी रहता है और उसके बाद वो अपनी मेहनत करे। एज ए राइटर आपने इस ड्रामे का एंड लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे आप? डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ारा हैदर। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सोशल मीडिया की सेंसेशन जो कि अपने नाम और करैक्टर की तरह एक कमाल शख्सियत के हामिल है। जी तो नाजरीन, आपने बिल्कुल सही पहचाना है, परिजात के एक अहम करैक्टर कमाली साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैं मुखल हो सकती हूँ? आप जम मुखिल हों। शुक्रिया। कमाली साहब, आपकी पर्सनालिटी पे जब मैं एनालिसिस कर रही थी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं आपको क्या टाइटल दूँ। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, एक्टर भी हैं, इतना सब कुछ इतने से टाइम में कैसे किया आपने? किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ किया आपने? देखिए जी, इट इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड। मुझे खुद नहीं पता ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं। मेरा ख्याल जहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मेरे पूरे ख़ानदान में, अगर एक ख़ानदान में 35-40 हज़ार लोग होते हैं जिनको आप सारी ज़िंदगी में मिलते हैं, मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं है, कोई लिखारी नहीं है, शायरी से शगफ़ है, मेरे घर में लाइब्रेरी है, लेकिन फ़नून लतीफ़ा से कोई मुंसलिक नहीं, कभी किसी ने अफसाना नहीं लिखा। पढ़ने की हद तक सबका ताल्लुक़ था। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे आया, शायद DNA में कहीं कोई हज़ारों साल पहले कोई आर्टिस्ट होगा तो मैं भी हो गया। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि क्योंकि 3, 4, 5 चीज़ों में काम करना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो एहसासात है जो मैं महसूस कर सकता हूँ, ये सारा उसी का करामत है उसकी कि ये चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ इस सारी जो भी मैं करता हूँ उससे। परिजात ड्रामे का हिस्सा जो है वो कैसे बने, और आपको मालूम था कि इस ड्रामे से आपको इतनी शोहरत मिलेगी? नहीं बेटा, हम कभी भी ज़िंदगी में जब भी एस्टिमेट करते हैं चीज़ें वैसे होती नहीं हैं। इससे पहले बहुत सारे ऐसे रोल थे। मैंने ज़िंदगी हाथ बढ़ा में एक रोल किया था दिलावर का, आगा अब्बास साहब उसके डायरेक्टर और राइटर थे, और मेरा ख्याल था बस फटे चुक देगा, कुछ भी नहीं हुआ। इससे पहले बड़ा हिट हुआ बाबा रांझा जो काशिम निसार का था। उसके बाद फिर वो बड़ा हिट हुआ गुल्लू बादशाह, उसको बड़ी रिस्पेक्ट और बड़ी इज़्ज़त मिली। लेकिन कमाली ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब शोहरत इतनी भी ज़्यादा हो सकती है और इस तरह से लोग चाह सकते हैं, मोटरवे पे रोक के सेल्फियाँ लेना या जहाँ मैं वॉक करता हूँ वहाँ पहुँच जाना। तो कमाली ने इस कदर इज़्ज़त और शोहरत बख्शी है, और मैं हम TV का भी शुक्रगुज़ार हूँ, हाशिम नदीम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और उन तमाम का जो मोहब्बत करते हैं, मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मतलब आई कांट एक्सप्लेन। आपने माशाल्लाह से काफ़ी राइटिंग्स लिखी, कौन सी ऐसी राइटिंग थी जो अब तक बहुत फेमस हुई जिसकी वजह से आपको बहुत शोहरत और इज़्ज़त मिली हो? मेरी सबसे ज़्यादा जो राइटिंग हिट हुई वो थी ड्रामा सीरियल नागन। उसकी 250 एपिसोड्स 1 घंटे वाली मैंने लिखी, तकरीबन 8,500 मिनट वो ऑन एयर गया, और उसकी वजह से लोगों ने बड़ी पहचान हुई और बड़ी इज्जत दी। जो परिजात को आप बड़ी मशकूक नज़रों से देखते हैं, एंड पे मुझे लगता है कि परिजात ने मर जाना है और उसमें अहम जो रोल है वो आपका होगा, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। देखें, पहली बात तो ये है कि चूँकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ बाकायदा, और मैं क्योंकि राइटर भी हूँ और मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, तो इसलिए मैं आपको जहाँ तक कहानी मुझे पता मैं आपको नहीं बताऊँगा। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि वाइंड अप का मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वाइंड अप से पहले
तक का मुझे पता है, लेकिन वाइंड अप क्या होगा ये डायरेक्टर जानता है या राइटर जानता है। लेकिन आपने लास्ट एपिसोड जो गुजरी है उसमें परिजात को कहा था कि आप पे अटैक होने वाला है, तो उस अटैक में आपका कितना रोल होगा और परिजात मर जाएगा या आपको कोई नुकसान पहुंचेगा, तो इसके बारे में तो आप हमें बता सकते हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल मैंने कहा कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है, और मैं ये भी नहीं जानता कि वो अटैक होगा कि नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप जो मर्जी कर लें। उसकी वजह ये है कि ये पेशा वाराना बददियानती होगी। जैसे कि आप परिजात के पर्सनल असिस्टेंट हैं, तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया, परिजात पूरे शहर में घूम रहा होता है, तो आप उसे कहते नहीं है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल की हिफाजत कर लें थोड़ी सी? दरअसल वो पेट्रोल जो है वो परिजात का नहीं है, वो प्रोडक्शन का खर्चा हो रहा है। एज ए राइटर आप परिजात ड्रामे को कैसे देखते हैं, और अगर एज ए राइटर आपने इस ड्रामे का एंड लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे आप? देखिए जी, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि परिजात जो है वो लौट कर अपनी उस ज़िंदगी में आ जाए जहाँ एक आम आदमी रहता है, और उसके बाद वो अपनी मेहनत करे, चने की रेडी लगाए या कोई वर्कशॉप खोले, पैसे कमाए अपने हाथ से, अपनी मेहनत से, और फिर वो शादी करे और अपनी बीवी बच्चों को अपनी मेहनत के पैसों से पाले। तो ये तो हीरो हो सकता है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया में जितना जहाँ भी ये समझा जाता है, देखा जाता है, हम 90% से ज़्यादा लोग आम लोग हैं और हम सब तरक्की करना चाहते हैं। तो अगर वो इस तरह से जुड़ गए हैं स्क्रिप्ट के साथ, तो इसका वाइंड अप एक तो ऐसा और दूसरा वो कि और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। परिजात ड्रामा के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहे? मुझे एक बात बड़ी कही जाती है, मतलब गाड़ी का शीशा बजा कर भी, वॉक करते हुए भी, किसी मॉल में भी हो, वो सारे आकर मुझे कहते हैं जी कि वो जी 5 साल तुसी पैसे खाते रहे हो, वो जी सानू भी कुछ लाओ। ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ज़िंदगी में हर कोई एक ऐसा चांस चाहता है कि वो फ़ौरन से अमीर हो जाए, तो क्या ये ख्वाहिश रखना गलत है? नहीं, देखें, आप चाहते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में पैसे की सहूलत मौजूद हो तो हलाल का पैसा जितना मर्ज़ी कमाएं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें ना, ये लोग ओवरसीज़ जाते हैं, आपको पता है वहाँ जाके 22-22 घंटे काम करते हैं, और हम यहाँ बैठे ये समझते हैं जी बाहर के मुल्कों में कोई पेड़ लगे हुए हैं पॉन्ड्स के और डॉलर्स के। ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करें, हलाल का पैसा कमाएं, जितना मर्जी कमाएं। मैंने आपकी रीसेंट वीडियोस देखी कुछ, तो उसमें आपका लाइफस्टाइल पहले बहुत डिफरेंट था और अब माशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो आपने अपनी मेहनत का आगाज़ कैसे किया और इस सफ़र में कितनी मुश्किलात को फेस किया? देखिए जी, मैं आया था एक्टिंग करने के लिए, और मेरा बाप एक मेहनत कश था। अल्लाह ताला मेरे बाप को ज़िंदगी अता फरमाए, और हम 5 भाई थे, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास कोई चांस नहीं था अपनी ज़िंदगी को बदलने का, एक भी गलती का चांस नहीं था। हमें सीधा चलना था, हलाल कमाना था, और सब वो सारे अफसर लग गए, अकेला मैं रह गया। तो मैं ज़रा पीछे था। मैं अपनी उम्र के 40 बरस बाइक चलाता रहा हूँ इसी लाहौर में, लेकिन मैंने कभी किसी गाड़ी वाले को देखकर हसद नहीं किया था। मेरे बच्चे, मैं टंकी पे अली ईसा को बिठाता था और बेगम पीछे होती थी, और मोटरसाइकिल पे वो मेरी मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठती थी जैसे मर्सिडीज़ पे बैठते हैं। मेरी बीवी का ताल्लुक़, मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो जब मेरी शादी हुई थी, मेरी 3,000 साढ़े 3,000 तनख्वाह थी, और मेरे घर में एसी नहीं था, एक पंखा था जिसमें 2nd फ्लोर के ऊपर पहला साल गुजारा था मेरी बीवी ने। उसके बाद एक कूलर मेरे भाई ने लगवा के दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था एक्टिंग के अंदर, एक्टिंग में काम नहीं मिलता था। तो उस मेरी बेगम ने कभी आज तक मुँह नहीं बनाया। उस वक्त उनके घर में उस वक्त भी गाड़ी थी, आज से 21 साल पहले। तो वो मुझे सपोर्ट करती रही, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं लिखता रहा। बाबा जी इशफाक साहब ने मुझे कहा कि ड्रामा लिखा करो, तो मैं लिखने की तरफ आ गया, लेकिन बिकता नहीं था ड्रामा। तो जब मुझे एक्टिंग का काम नहीं मिलता था 10-12 साल स्टार्ट में, तो मैं उस पीरियड में और ज़्यादा किताबें पढ़ता रहा। ये वही किताबें पढ़ी हुई हैं, वही इल्म है जो अब मैं ड्रामों में लिखता हूँ। तो मैं जैसे ही लोगों ने मुझे कहा कि तुम लिखा करो और स्क्रिप्ट बिकने लगा, तो मैंने सोचा यार मेरा शौक़ है एक्टिंग, लेकिन ये जो ज़रूरतें, ये घर है, अब क्या करूँ। वहाँ आकर वो जो खुद नुमाई वाला इफ्तिखार फितना, उसने ख़ुदकुशी कर ली, एक्टर को मार दिया और वो लिखने की तरफ आ गया। लिखने से ये हुआ कि मैं खुशहाल हो गया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने मतलब पिछले 14-15 साल से मैं आसूदा हाल हूँ पैसों के हवाले से। मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी है, इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है। तो फिर मुझे अल्लाह ने किसी और दर पे नहीं जाने दिया जब मैंने लिखना शुरू किया। कमाली से मुझे सिर्फ शोहरत का फ़ायदा हुआ है
कमाली से मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे पहले अता कर दी हैं। मेरे पास सब कुछ है, मैं दुनिया घूमता हूँ, मेरी 2 किताबें हैं, एक चिकट चोले यूके यात्रा है, तीसरी किताब मैं लेके यूके जा रहा हूँ, मेरे अजीज़ों क़ारिब। कमाली ने मुझे रोशनास करवाया, और जो इज़्ज़त मिली और जो शोहरत मिली, और जिस तरह से लोग आते हैं इतनी मोहब्बत से सेल्फ़ी बनाते हैं या चीखते हैं कि कमाली साहब आप, ये वाली चीज़ें मैंने पहली दफ़ा देखी हैं। लेकिन इस एक्सपीरियंस से मुझे एक बात समझ आई कि शोहरत वाकई बहुत बुरी चीज़ है, ये बंदे को बंदे से दूर कर देती है। जबकि हमें बाबों ने सिखाया यार बंदा बंदे का दारू होता है। तो मुझे आम था, आम हूँ, आम रहूँगा। कमाली तो क्या, कल को अगर परिजात टाइप भी कोई मुझे काम मिल गया, मुझे हॉलीवुड ने भी अगर बुला लिया ना, ये इफ्तिखार इफ़ी आपको ऐसी लाहौर में कहीं वाक करता हुआ किसी थड़े पे किसी फ़कीर या किसी ख्वाजा सरा और गाड़ियाँ साफ़ करने वाले बच्चों में बैठ के आपको मिलेगा और वहाँ खुशियाँ बांट रहा होगा। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हर कोई चाहता है उसकी ज़िंदगी में एक बेरोज़ करीम आ जाए, तो आप यंग जनरेशन को जो इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, उनको किस चीज़ पे एम्फसाइज़ करेंगे, स्ट्रगल पे या किसी ऐसे मोजज़े पे कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा मोजज़ा हो जाएगा? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बारहा कह चुका हूँ, आप स्ट्रगल करें, पॉजिटिव रहें, मुस्बत रहकर आप चलें। देखें, आज से 31 साल पहले 32 साल पहले मैंने वीज़ा अप्लाई किया यूके का। उन्होंने पासपोर्ट उठा के मेरे मुंह पे मारा था, रिजेक्शन की मोहर लगाई थी। अब मैं जिस मुल्क में चाहूँ चला जाता हूँ। रीज़न, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले आप कुछ कर लें, आपने इम्तिहान में तैयारी नहीं की और आप चाह रहे हैं कि जी मेरा A ग्रेड आ जाए, कैसे आएगा? आप मेहनत कीजिए और खुश रहना सीखिए। गलती देखनी है तो अपनी देखें, तारीफ़ करनी है तो सामने वाले की करें। बाबा जी इशफाक साहब कहते थे, जो लोग अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा कर देता है और 700 गुना करता है। जो लोग अल्लाह के बंदे की इज़्ज़त नफ्स मजरूर नहीं करते, अल्लाह ताला उनको इतनी इज़्ज़त दे देता है कि लोग, अभी कमाली को जो इज़्ज़त मिली है, मैंने यकीनन कहीं ना कहीं, मैं कान पकड़ के कहता हूँ, किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल ज़रूर रखा होगा। अदरवाइज़ इतना छोटा करैक्टर, इस लेवल का करैक्टर जो इंडिपेंडेंट है भी नहीं, इस तरह से लोगों के दिलों में सराहियत कर जाए और उनकी आंखों में मोहब्बत पैदा हो जाए, ये उसकी देन है। लेकिन वो देता उसी को है जो डिज़र्व करता है। एग्जैक्टली जैसे आपने अपने आंसर में मुझे कहा कि इंडिपेंडेंट करैक्टर, तो आप खुद भी राइटर हैं और ये जो करैक्टर था वो आपका इंडिपेंडेंट नहीं था। तो इस ड्रामे के लिए जब आपको ऑफ़र आई तो आपने किस तरह से विलिंग हो गए ये करैक्टर करने के लिए? बेटा, मैं नागन के बाद से 4 साल से फारिग बैठा हूँ। 4 साल की बेरोज़गारी में मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे राइटर फारिग हैं। खैर यह तो अफसोस की बात कि राइटर किसी मुल्क का अगर फारिग हो, ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल होती है। वो पेंडेमिक भी आ गया था, तो मैंने कहा चल यार पैसे कमाएंगे, तो मैंने इसको पैसों की खातिर भी किया था। सेकेंडली ये कि मुझे जब पहले कॉल आई थी मैंने इनकार कर दिया था, जब दोबारा आई तो मेरे ऊपर एक सोशल प्रेशर भी था, अखलाकी दबाव भी था, तो मैं करने चला गया। जब मैं करने गया हूँ, पहले दिन मिला, सारी टीम से मिला, अहमद अली अकबर से मिला कि वेरी प्रॉमिसिंग, जो परिजाद है। तो पहले दिन हम शूटिंग करके आ गए, तो मेरा बेटा साथ था इस्लामाबाद में, तो उसने मुझे कहा बाबा जी ये बड़ा हिट है ड्रामा। मैंने कहा अच्छा। मैंने उस रात पहली दफ़ा 5 एपिसोड देखी, अगली रात 5 देखी, तो मुझे पता लगा यार मैं तो हिट ड्रामे से आ गए हैं। तो मैंने इसको सिर्फ पैसों के लिए किया था। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मुझे अपने बच्चों की फीसें देनी है, बिजली के बिल देने हैं, मैं क्योंकि मांग तो सकता नहीं हूँ। आप बहुत अच्छी शायर हैं, तो अगर कोई शायरी हमारी नज़र कर दें आप। जी मैं बिल्कुल सुनाना चाहूँगा। और वो जो मेरी अल्लाह ने जिनको इज़्ज़त दे रखी है, उसके अलावा एक नई चीज़ है, और वो है कि जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा, जो अपने हिस्से की सारी खुशियों को बांट देगा, जो दुख जहाँ के समेट लेगा वही रहेगा, उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, उदास चेहरों को जिसके दम से खुशी मिलेगी, मुसर्रतों को दवाम देगा वही रहेगा, जो हर बशर की हर एक गलती को छोड़ देगा, अना के केटू को सर करेगा वही रहेगा, और शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, शिकायतों को संभाल रखेगा अपने दिल में, जो सुन के आगे नहीं कहेगा वही रहेगा। और आखिरी शेर है कि
जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी, जो अपनी खुशियों के सब खजीने कमाई सारी, खुदा के बंदों पे वार देगा वही रहेगा, जो खा के पत्थर दुआएं देगा वही रहेगा, हर एक नश्तर को जो सहेगा वही रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भलियो, प्यार करो, इज्जत वंडो, जेड़ी जेड़ी शै चाहिदी है, पैसा चाहिए अल्लाह के बंदे नू दे दो, इज्जत चाहिए अल्लाह के बंदों को दे दें, आसानी चाहते हैं अल्लाह के बंदों में बांट दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 700 गुना होकर आपके पास आ जाएगी। लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पालना सीखिए। बहुत खूब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डिजिटल पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।